Hello everyone, my name is Vinay Joshi and we are here starting the geography series. तो ज्योग्राफी सीरीज को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमने देखना है कि ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से डायमेंशंस हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और कैसे ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये सारे डायमेंशन से नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्या चेंजिंग ट्रेंड है, क्या पैटर्न है इन सवालों का। तो इन सारे विषयों के ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स को हम कैसे डिटेल में कवर करेंगे। तो इन दीज क्लासेस वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, दीज आर प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कॉन्सेप्ट्स को सेटल डाउन करने के लिए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कॉन्सेप्चुअल और विजुअलाइजेशन थोड़ा कठिन हो जाती है इस सब्जेक्ट के साथ। तो हमने इन सारी चीजों को सरलता से डील करने का एक प्रयास करना है। ठीक है, तो पहले मैं ज्योग्राफी के मायने बता देता हूं, ज्योग्राफी शब्द का क्या मतलब है और कैसे अलग अलग एस्पेक्ट हैं ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड। तो जब हम शब्द बोलते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी इज अ वेरी सिंपल वर्ड। हम जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स टू स्टडी अबाउट द अर्थ। व्हेन आई से द वर्ड अर्थ, ठीक है, तो अर्थ के अंतर्गत तो सभी आ जाता है जब हम बहुत इतना लूजली डिफाइंड शब्द को अपने सब्जेक्ट डिसिप्लिन में यूज करते हैं। अर्थ के अंतर्गत अगर हम बोलें कि अर्थ के जो जितने फिनोमिनाज हैं, जैसे अर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप जानते भी हैं और कई जगह पढ़ते भी हैं, एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का एक फिनोमिना है एटमॉस्फेयर। एक फिनोमिना है जो जमीन आपको दिखाई दे रही है, जो सॉइल आपको दिखाई दे रही है, लिथोस्फेयर जिसको हम बोल रहे हैं। एक फिनोमिना है जो पानी आपको अर्थ में दिख रहा है, हाइड्रोस्फेयर आपको दिख रहा है। और हाइड्रोस्फेयर में भी प्रीडोमिनेंटली हमें ओशंस दिख रहे हैं, 97% ऑफ वाटर इज ओशन। तो ओशनोग्राफी इज ऑल्सो अ डिसिप्लिन। तो वी कुड से ओशंस और वाटर, ये तीनों ही एस्पेक्ट को मिला के बोला जाता है फिजिकल एस्पेक्ट्स। जब ज्योग्राफी डिसिप्लिन में इन तीनों की स्टडी करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, लिथोस्फेयर की स्टडी करते हैं, ओशंस की स्टडी करते हैं, तो इन सबको बोला जाता है क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। तो ये आपके ज्योग्राफी के तीन एस्पेक्ट भी बनते हैं, डायमेंशन भी बनते हैं, जिनको हम क्लब करके बोला जा सकता है कि ये बनते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि अर्थ के फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं। इन फिजिकल एस्पेक्ट का जब हम देखें कि ह्यूमन पे जो प्रभाव पड़ता है, तो हम एक शब्द कॉइन करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मैंने स्वेटर पहना है वूलन, क्योंकि मैं कंट्री के उस क्लाइमेटिक जोन में समय हूं और उस सीजन में हूं जहां पे टेम्परेचर डिप कर जाता है, विंटर्स का फिनोमिना है। ठीक है, तो मेरी क्लोथिंग इज ड्रिवन बाय द क्लाइमेट। ठीक है, माय एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय द क्लाइमेट। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के ह्यूमन के ऊपर इंपैक्ट है। मैनी ऑफ माय इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे भी, तो वो क्लाइमेट से ड्रिवन है। इवन द आर्किटेक्चर इज ड्रिवन बाय द क्लाइमेट। तो इतने सारे जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनका ह्यूमन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो रिसोर्सेज है। जैसे लिथोस्फेयर मींस स्टडी ऑफ द अर्थ। तो अर्थ सरफेस हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की सॉइल है, अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, उनका ह्यूमन एक्टिविटी की कहीं पे माइनिंग एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो ये निर्धारित करेगा लिथोस्फेयर। तो इस प्रकार से अगर कहीं पे अर्थक्वेक आते हैं और कहीं पे वॉल्केनोज आते हैं तो ये निर्धारित करेगा वहां का लिथोस्फेयर। तो ह्यूमन डायमेंशंस को कैसे ये फिजिकल एट्रीब्यूट इंपैक्ट करते हैं, तो इस सबको बोला जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मेजरली ह्यूमन ज्योग्राफी इज ड्रिवन बाय द फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द अर्थ। इसलिए इन दोनों को ही कुल मिला के हम ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के दायरे वाइड हो गए। जहां ज्योग्राफी को हमने फर्स्टली डिफाइन किया कि इट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, और फिर हमने अर्थ को डिफाइन किया कि अर्थ पे तो फिजिकल एस्पेक्ट भी है
और अर्थ पे ह्यूमन भी रहते हैं। तो फिजिकल और ह्यूमन मिला के जो है ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं। तो ज्योग्राफी के दायरे में ह्यूमन से रिलेटेड चीजें भी हम पढ़ते हैं, उनकी एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, उनका रिसोर्सेज भी पढ़ेंगे, उनकी इंडस्ट्रीज भी पढ़ेंगे, उनका ट्रेडिंग पैटर्न भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी मैं आपको हर कॉन्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाई वी आर स्टडिंग ट्रेडिंग अंडर द ज्योग्राफी पार्ट या ट्रेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर द एम्बिट ऑफ ज्योग्राफी। तो इन सबको हम लोग क्लैरिटी से देखेंगे। Alright, now coming to the very first aspect which I will be picking today is the atmosphere part, or I would say we will be studying climatology today. Alright. तो फर्स्ट फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेयर, और स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट इज क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम आने वाली 4 से 5 क्लासेस क्लाइमेटोलॉजी को ही डिवोट करेंगे। दीज विल बी प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। क्लाइमेटोलॉजी बाकी ज्योग्राफी के सब टॉपिक से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन है। हम इसमें पेशेंस रखेंगे। along with these concept videos, I will be sharing certain animated videos जो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में है। उन एनिमेटेड वीडियोस को देख के आपकी विजुअलाइजेशन थोड़ी और क्लियर होगी और आप इन सारे फिजिकल फिनोमिनास को और अच्छे से अपने दिमाग में विजुअलाइज करोगे, तो सरलता से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाएंगे। Along with these videos, I will be floating the PDF files. These PDF files will be uploaded in my Telegram channel, और उन टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और उन टेलीग्राम चैनल के द्वारा, जो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में टेलीग्राम चैनल के नाम भी मेंशन है, आप उन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसके अंदर आपको सारे नोट्स डिलीवर होते चले जाएंगे। ऑलराइट, चलो कमिंग टू द मेन टॉपिक। तो क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर। अब हम देखते हैं कि क्यों हमें ज्योग्राफी में इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कि व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक इनटू आवर लाइव्स, या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है क्लाइमेट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सी वन थिंग वी नीड टू रियलाइज कि जो सारे फिजिकल फिनोमिनास हैं, इन सबका कोई ना कोई तो एप्लीकेशन होना चाहिए हमारे जीवन पे, तभी इन सारे फिजिकल फिनोमिनास को हम लोग पढ़ रहे हैं और इनका कोई अर्थ निकल के आएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस शुड बी देयर। तो इसी सिग्निफिकेंस की लाइन में वी विल सी कि अगर इफ यू नो द क्लाइमेट, सी ये जो इसकी इंप्लीकेशन है, जस्ट राइट देम डाउन। इन लेक्चर्स के नोट्स अवश्य बनाते रहिए, आपके इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे। कि लेट सपोज इफ यू आर हैविंग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, अच्छा दीज वीडियोज are helpful for geography optional and geography for general studies. Either you are preparing for UPSC, either you are preparing for state civil services, either you are preparing for CAPF examination, CDS examination, or any type of examination where geography is being asked. These conceptual videos are neutral और ये आपको हर जगह हेल्प करेंगे। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उनको मेन तौर पे ये हेल्प करेंगे कि इंटरव्यू में ज्योग्राफी की सिग्निफिकेंस ज्यादा पूछी जाती है। तो अलोंग विद एवरी टॉपिक आई विल बी टेलिंग कि हर टॉपिक का क्या सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ के ऊपर। ठीक है, जब हम क्लाइमेटोलॉजी को देखते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी की सिग्निफिकेंस आप देखिए कि मैंने अभी आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण दिया। जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये जो मेरे क्लोथिंग पैटर्न है, इट विल बी ड्रिवन बाय द क्लाइमेट। अगर राजस्थान में सोलर रेडिएशन ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पीपल आर वेयरिंग टर्बन। राजस्थान के लोगों को देखोगे, गुजरात के लोगों को देखोगे तो दे विल बी वेयरिंग टर्बन, क्योंकि वहां पे सनराइज बहुत ज्यादा इंटेंस है। ठीक है, अगर आप देखोगे कोस्टल एरियाज के लोगों को या पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के लोगों को, तो यू विल रियलाइज कि वहां लोग कॉटन बहुत पहनते। सिंस दीज आर दी हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, तो ह्यूमिड एरियाज के लिए प्रेफरेबल क्लोथिंग इज कॉटन। तो नॉर्थ में जहां आप हिली एरियाज में चले जाओगे तो यू विल फाइंड पीपल आर वेयरिंग वूलन क्लोथ्स, क्योंकि वहां के क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है वूल। तो मींस योर क्लोथिंग पैटर्न इज ड्रिवन बाय द क्लाइमेट। तो
का आपके ऊपर इंप्लीकेशन क्या आता है? योर क्लोथिंग पैटर्न। सेकंड इंप्लीकेशन देखो, अब आपके घर का आर्किटेक्चर इज ड्रिवन बाय द क्लाइमेट। अब आर्किटेक्चर देखो, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ताजमहल। आप ताजमहल की ना विंडोज को देखिए, उनकी जो पहले के टाइम के जितने भी फोर्ट्स हैं, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो मैसिव आर्किटेक्चर है, वहां पे इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि आपकी हवाओं की डायरेक्शन, जो विंड्स की डायरेक्शन है, वो हर सीजन को ट्रैप करें। ठीक है, हर सीजन में हम देखते हैं जैसे जैसे क्लाइमेटोलॉजी की हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो वी विल रियलाइज कि डायरेक्शन ऑफ द विंड्स गेट्स चेंज आफ्टर एवरी 4 to 5 months इन इंडिया। तो आपकी जो विंडोज हैं, वो जो विंडोज हैं जो विंड्स को ट्रैप कर रही हैं, हवा को अंदर आने दे रही हैं, उनकी दिशा ऐसी होनी चाहिए ताकि वो विंड को अलाउ करें, ना कि ब्लॉक करें। तो मींस पीपल ऑफ दोज एरा नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और उनको पता था कि कैसे हमने आर्किटेक्चर डिजाइन करना। मोर ओवर, in the hilly areas, those people who belonged to JNK, हिमाचल, उत्तराखंड और इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे घरों का, तो यू विल रियलाइज वुडन आर्किटेक्चर इज देयर। तो वुडन आर्किटेक्चर में अगर ठंडी इलाकों में आप रहते हो और वुड के घर में रहते हो, तो यू विल रियलाइज कमरे थोड़े से गर्म रहते हैं, रूम्स आर रिलेटिवली हॉटर या वार्मर, और आपकी जो सीलिंग्स हैं, जो छत है, वो थोड़ा सा नीचे होती है। कमरों का साइज, रूम साइज इज रिलेटिवली स्मॉलर देन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हीट ट्रैप्ड रहे। ठीक है, तो आपका आर्किटेक्चर, नेचर ऑफ हाउस इज डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। अगर आप यही घर देखोगे, व्हाई द हाउसेज ऑफ द हिली एरियाज आर हैविंग स्लांट ओवर देम, ताकि अगर हाई रेनफॉल या स्नोफॉल एरियाज हैं, तो यहां पे वाटर या स्नो स्टैग्नेंट ना हो जाए। तो स्लोपिंग इज देयर, क्योंकि हिली एरियाज के शिवालिक रीजन में वी आर हैविंग हाई रेनफॉल एंड इन द अपर ऑल्टीट्यूड वी आर हैविंग स्नोफॉल, तो स्लोप इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आप केरला का भी आर्किटेक्चर देखोगे या कोस्टल एरियाज का आर्किटेक्चर देखोगे, वेयर वी आर हैविंग मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, तो वहां पर भी वी आर हैविंग स्लोपिंग सीलिंग्स या स्लोप लाइक सीलिंग्स। तो आपका आर्किटेक्चर ड्रिवन बाय द क्लाइमेट। इफ यू विल ऑब्जर्व द मुगल आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो यू विल आइडेंटिफाई दे आर क्रिएटिंग enormous size of forts. Their room size is massive. उनके कमरे बहुत हवादार हैं, कमरों में लाइट बहुत ज्यादा आती है, और जो सीलिंग है वो बहुत ऊंची है, क्योंकि वो उन इलाकों से आए हुए लोग हैं जो सेंट्रल एशिया है, जहां पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस। तो डेजर्ट लाइक कंडीशंस में टेम्परेचर ज्यादा है, उस टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए कमरों को हवादार बनाया जाता है, कमरों को ऊंचा बनाया जाता है ताकि गर्मी कम लगे। तो वो उनका जो क्लाइमेट है उसकी रिफ्लेक्शन मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। मोर ओवर, मुगल इंडिया के जिस रीजन में अपनी कैपिटल बना के बैठे थे, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, यहां पे वैसे भी सेमी एरिड क्लाइमेट है, तो यहां गर्मी ज्यादा है, तो उनके आर्किटेक्चर में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। इवन द आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल रिफ्लेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो योर आर्किटेक्चर इज ड्रिवन बाय द क्लाइमेटोलॉजी, your clothing is driven by the climate. Now if you will see your agriculture is driven by the climate. How? अगर हमको पंजाब के प्लेन्स में गेहूं लगाना है या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गेहूं लगाना है सर्दियों में, तो ये जो डिक्टेट है ये क्लाइमेट ने ही हमारे कानों में विस्पर किया है कि आपने टेम्परेट एरिया में एप्पल की फार्मिंग करनी है, आपने टेम्परेट एरिया में कीवी की फार्मिंग करनी है, स्ट्रॉबेरी लगाना है, चेरी लगाना है, या आपने मस्टर्ड एंड व्हीट कल्टीवेशन करना है। इन द कोस्टल एरियाज वेयर वी आर हैविंग हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, राइस फार्मिंग कुड बी डन। ओवर द स्लोप्स, जहां पे बारिश ज्यादा है, स्लोप्स आर देयर, वी कुड अंडरगो फॉर टी एंड कॉफी फार्मिंग। तो योर क्लाइमेट विल डिटरमाइन योर नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट आपके एग्रीकल्चर को निर्धारित करेगा। इंडिया के सेंट्रल पार्ट में जहां बारिश का अभाव है, मिलेट्स, जिसको हिंदी में मोटा अनाज बोलते हैं, मिलेट्स ग्रो किए जाएंगे, बाजरा, रागी, ज्वार,
ये सारे ही सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज हैविंग वेरी लो रेनफॉल, वहां पे उगाए जाएंगे। तो योर नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के आप देखो कि कितने ज्यादा इंप्लीकेशन है। इफ क्लाइमेट इज गोइंग टू डिटरमाइन योर एग्रीकल्चर, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिटरमाइन योर फूडिंग पैटर्न। तो क्लाइमेट आपके खाने को भी निर्धारित करेगा। क्लाइमेट विल डिटरमाइन ईदर यू आर गोइंग फॉर फिश, ईदर यू आर गोइंग फॉर अ वेजिटेरियन डाइट, और you will be going for the non-vegetarian diet, like the upper altitude of Himalayas, जहां लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल है या नॉर्थ ईस्ट है, जहां पे टेम्परेचर इज वेरी लो, वहां पे बहुत ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर सकते चीजें, इसलिए पीपल विल अंडरगो फॉर नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो वो नॉन वेज कंज्यूम करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं रह सकती। ठीक है, तो क्लाइमेट इज गोइंग टू डिटरमाइन योर फूडिंग पैटर्न because it is shaping your nature of agriculture. Moreover, अब climate देखो, apart from it, climate is going to determine कहां पे forest होंगे। In the later part of the chapters, जब आगे आगे subsequent lectures आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी maximum economic activity अर्थ के ऊपर is determined by the climate. Climate will determine the forest. Forest होंगे तो climate will determine कि forestry कहां पे होगी, फर्नीचर के लिए लकड़ी कहां से काटी जाएगी, सॉफ्ट वुड ट्रीज जहां पर होंगे जो कि फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री होगी, तो इकोनॉमिक्स को हमारी इंपैक्ट करेगा क्लाइमेट। ठीक है, या हम देखेंगे कहां पे क्लाइमेट इतना सुटेबल है कि वहां फार्मिंग कर सके, कहां पे क्लाइमेट सुटेबल है जहां पे नोमैडिज्म इज देयर। क्लाइमेट विल डिटरमाइन द ट्राइबलिज्म which is most of the time associated with the forest. Nomadism is associated with mostly the semi-arid. So these are the reason which has been impacted by the climate. Semi-arid area हो, forest area हो, ये climate से determined है। ठीक है, तो climate forest को निर्धारित करेंगे, semi-arid area को निर्धारित करेंगे, वहां के रहन सहन को निर्धारित करेंगे। In short, climate is going to determine your culture. तो these are the implication of climate. Moreover, अगर आप देखोगे जैसे लोहड़ी फेस्टिवल इज देयर टुडे, ठीक है, पोंगल है, लोहड़ी है, ओणम है, these are the harvesting festival, कि जब खेती आपकी पूरी हो जाएगी और हार्वेस्ट का टाइम आएगा, these are the festival. तो हिंदुस्तान में जो फेस्टिवल्स हैं वो एग्रीकल्चर साइकिल के साथ रिलेट होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर साइकिल के साथ फेस्टिवल रिलेटेड है, तो क्लाइमेट से एग्रीकल्चर रिलेटेड है। तो मींस अगर आपके फेस्टिवल मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, पोंगल है, बैसाखी है, ये सब हार्वेस्टिंग साइकिल के फेस्टिवल्स हैं। तो मींस क्लाइमेट विल डिटरमाइन योर फेस्टिवल। इंडिया इज द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, तो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली डिटरमाइन करते हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो दीज आर द रिपरकशन ऑफ क्लाइमेट ओवर द ह्यूमन काइंड, कि वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी डिटरमाइन करेगा, आर्किटेक्चर को भी डिटरमाइन करेगा, उनकी क्लोथिंग को भी डिटरमाइन करेगा। अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो नोमैडिज्म है कि ट्राइबलिज्म है कि एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है, ये सब कुछ डिटरमाइन करेगा हमारा क्लाइमेट। अगर हम इसको डिजास्टर के फ्रंट में चले जाएं तो क्लाइमेट के और इंप्लीकेशन क्या है। अगर क्लाइमेटोलॉजी की आप स्टडी करोगे तो यू विल रियलाइज द फिनोमिना ऑफ स्मॉग। जो आज के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट के साथ आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, स्मॉग आप समझ पाओगे, आप फिनोमिना ऑफ क्लाउड बर्स्ट समझ पाओगे, डिजास्टर जो कि जनरली हिमालयन फिनोमिना है। क्लाउड बर्स्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख आर द एरियाज वल्नरेबल टू क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, इफ यू विल सी द ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हर साल इतने सारे साइक्लोन्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हिट करते हैं। तो इफ यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यू कुड रिलेट कि इस प्रकार के जो डिजास्टर हैं, चाहे डिजास्टर क्लाउड फ्लड से बर्स्ट से रिलेटेड है, चाहे स्मॉग से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है, दीज आर द फिनोमिनाज व्हिच आर ट्रिगर्ड बाय द क्लाइमेट। एक और नया कॉन्सेप्ट आजकल आया है,
अर्बन एरियाज का टेम्परेचर एज यू कुड ऑब्जर्व, अगर आप विलेजेस में जाओ तो वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, लेकिन अगर आप शहरों में आ जाओ वहां सर्दियां भी एक्सट्रीम हैं और गर्मियां भी एक्सट्रीम हैं, बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ अर्बन हीट आइलैंड. There is a now new phenomena, urban heat island. So if you could able to understand the climate, so you could understand these phenomena. Not only these phenomena, you could understand ozone depletion, जो कि न्यूज में बना रहता है, and the most among all the phenomena of climate change. ये सब कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड है. Or in another word we could see global warming. ग्लोबल वार्मिंग. तो इतना सब क्लाइमेट के साथ रिलेट करता है. तो क्लाइमेट के साथ आपकी ये सारी एक्टिविटीज ह्यूमन काइंड की, या डिजास्टर वाला जो एस्पेक्ट है, या जो क्लाइमेट को अगर हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है, तो पुअर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट विल लीड टू द फिनोमिना ऑफ स्मॉग, क्लाउड बर्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन, अर्बन हीट आइलैंड, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन. तो ये सारे ट्रेंडिंग फिनोमिनाज हैं. इनको कब समझेंगे? जब हम क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करेंगे. तो दैट्स व्हाई वी रीड क्लाइमेटोलॉजी, दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लाइमेटोलॉजी, ताकि ह्यूमन के ऊपर रिपरकशन या पुअर मैनेजमेंट की वजह से हमारे ऊपर आने वाले डिजास्टर और कितने गंभीर हो जाते. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच क्लाइमेटोलॉजी फॉर जनरल स्टडीज. हम एनसीईआरटीज को भी कवर करेंगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको भी कवर करेंगे. तो कॉन्सेप्ट्स जब हम पढ़ेंगे तो इन टोटलिटी होलिस्टिकली उनको समझेंगे, धैर्य रखेंगे. वंस द कॉन्सेप्ट गेट सेटल डाउन इन ज्योग्राफी, तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट, आपको एग्जाम में आज से 10 साल बाद भी सवाल पूछा जाएगा. इफ योर कॉन्सेप्ट आर क्रिस्टल क्लियर, यू कुड एबल टू आंसर दैट. तो दीज आर लाइक द लॉज ऑफ न्यूटन, है ना. जो लॉज बन चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, वो वहीं पे रहेंगे. 2+2 is going to 4 forever. ठीक है. वंस यू गेट टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, आप पूरी जिंदगी में कभी भी एडिशन कर सकते हैं. तो सिमिलरली ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी कुछ इस प्रकार से ही हैं. ऑलराइट, नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक थिंग, दैट इज द एटमॉस्फेयर. तो हम एटमॉस्फेयर को समझेंगे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, क्या उसका कॉम्पोजिशन है, क्या उसके प्रपोर्शन है उसके अंदर गैसेस का, वाटर वेपर का, पार्टिकुलेट मैटर, जो ये शब्द हैं, इन शब्दावली को समझेंगे. क्योंकि ज्योग्राफी में जो सबसे कठिन समस्या फेस करते हैं एस्पिरेंट, वो होता है एक तो कॉन्सेप्ट, दूसरा एक वोकेबलरी. ज्योग्राफी की एक अपनी ही वोकेबलरी है. जब हम ऑप्शनल को भी अप्रोच करेंगे तो हम देखेंगे हमारे उस ऑप्शनल में वो सारी झलक आनी चाहिए वोकेबलरी की, जो कि बोला जाता है ज्योग्राफी की वोकेबलरी है. ठीक है. तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक परिभाषाएं हैं. जैसे पॉलिटी की अपनी एक भाषा है, इकोनॉमिक्स की अपनी एक भाषा है, वहां जीडीपी शब्द आएगा, वहां नेशनल इनकम जैसा शब्द आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है. ऐसे ही ज्योग्राफी की कुछ एक वोकेबलरी है, वो हमें आनी चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार का टेक्स्ट पढ़ें, एनसीईआरटीज पढ़ें, रेफरेंस किताबें पढ़ें, तो इफ वी आर हैविंग द वोकेबलरी ऑफ ज्योग्राफी, वी कुड एबल टू रिलेट विद द कॉन्सेप्ट्स, वी कुड एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द वेरी बेसिक फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो हम एटमॉस्फेयर को समझेंगे. एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं, आज उनसे ही डील करेंगे केवल. तो जब हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं तो एटमॉस्फेयर के दो तरीके हैं अप्रोच करने के. फर्स्ट इज कि क्या हम एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को पढ़ रहे हैं. कॉम्पोजिशन का अर्थ है कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है, व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सेकंड है, क्या हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं कि और उसमें कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं विद द चेंजिंग ऑल्टीट्यूड, है ना, या हाइट. तो वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो दो तरीके हैं एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के.
प्लीज मेक एन हैबिट ऑफ ड्रॉइंग डायग्राम्स। मैं केवल क्लास में फ्लो चार्ट्स बताऊंगा और कुछ बातें बोलूंगा, मैं डिक्टेट नहीं करूंगा। आपने मेरे साथ प्रयास करना है उन सारी बातों को साथ साथ लिखते हुए जाए। जब हम इसका कॉम्पोजिशन की बातें करेंगे तो हम बोलेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रमुख तौर पे तीन चीजें पाई जाती हैं। एक है जो हमने सबने पढ़ा है, गैसेस मिलती हैं। गैसेस के अपनी ही कॉम्पोजिशन है, अपना ही एक प्रपोर्शन है। गैसेस के अलावा अगर हम देखोगे वाटर इज गेटिंग एवोपरेटेड फ्रॉम सो मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो एवोपरेशन के द्वारा पानी एटमॉस्फेयर में चला गया वो भी हम देखेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि पानी के अलावा डस्ट भी है ना। अगर हम व्हीकुलर पॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारी इंजन में से इतने सारे पार्टिकल्स हैं जो फ्लोट करते हुए एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। डस्ट है, पोलन ग्रेन्स है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन है, एशेज हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो इतनी सारी चीजें निकल के आ गई एटमॉस्फेयर में। तो ये सब कुछ एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो इन सबको कुल मिला के बोला जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कॉम्पोजिशन में तीन प्रमुख चीजें हैं। फर्स्ट इज योर गैसेस, second is your water vapor, third there is a new terminology which many of you might have not heard about, so this is the particulate matter, or many a times it has been called as aerosols. This is a new word for you, particulate matter or aerosols. तो आप देखो गैसेस, हमें सबको पता है कि गैसेस का वी आर हैविंग अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन की जो है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% आर दी अदर गैसेस इन विच वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इज द प्रीडोमिनेंट वन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी अन्य गैसेस उपलब्ध हैं। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसेस। वाटर वेपर के लिए हम देखते हैं, वाटर वेपर की मौजूदगी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है वहां के टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे? अगर आपको पता है कि इवेपोरेशन के लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता है, अगर जिन जगहों पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ज्यादा इवेपोरेशन होगी तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा वाटर की उपलब्धि, मौजूदगी होगी। तो वाटर वेपर इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। तो लैटिट्यूड वाइज ये वेरी करेगा। जिन जगहों पे ज्यादा गर्मी है, लैटिट्यूड में ज्यादा गर्मी है, जैसे लोअर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड का मतलब है कि जो डायरेक्टली सन से, अभी इसके बाद हम अर्थ की एक पिक्चर बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि सूर्य की जो रोशनी है अर्थ के किन पार्ट में ज्यादा आती है। ठीक है, तो हमने वहां के टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा इवेपोरेशन होगी, और जो एयर की क्षमता है पानी को होल्ड करने की वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती रहती है। तो जहां ज्यादा टेम्परेचर है वहां ज्यादा पानी को संभाल के एयर रख सकती है, तो वहां पे वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। ये जो वाटर वेपर है इसकी अवेलेबिलिटी विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड घटती जाएगी। जैसे जैसे आप पोल्स के करीब जाएंगे, देखो मेरी को शब्दावली थोड़ा सा कठिन लग सकती है, रिपीट करके रिवाइंड करके इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं और उनको लिख लीजिए। एक बार आप लिख लेंगे तो आपको समझ आएंगी कि जो मैं बातें बोल रहा हूं आपके कनेक्शंस सारे जुड़ते चले जाएंगे। तो जो वाटर वेपर है वो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स पे जाओगे, वाटर वेपर में एयर के अंदर वाटर वेपर की मात्रा घटती जाएगी। तो वाटर वेपर विल डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। It will decrease with height also, decrease with altitude. ज्योग्राफी में जनरली हाइट के लिए ऑल्टीट्यूड शब्द ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाटर वेपर इक्वेटर से पोल्स में जाओगे तो घट जाएगा, जमीन से आसमान की तरफ जाओगे तो भी घट जाएगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ वाटर वेपर। थर्डली इज व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर और एरोसोल। कुछ भी जो मैंने अभी नाम लिए इन सबको बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर एंड एरोसोल, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं बेसिकली। तो देखो एटमॉस्फेयर के अंदर सब कुछ है, गैसेस भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है।
तो सारी चीजें उपलब्ध हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर को कई बार बायोस्फीयर का कहते हैं कि बायोस्फीयर इज एलाइव इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सारी चीजें जो कि एक जीवन को चाहिए वो सारी चीजें एटमॉस्फेयर में मौजूद है। गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए या सरफेस चाहिए, वो सब कुछ है। तो पार्टिकुलेट मैटर के एग्जांपल हैं डस्ट, पोलन्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, कोई भी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकला है ना, या आपका एशेज है, एनीथिंग is particulate matter which is floating in the atmosphere and is solid in character but it has to be microscopic, बहुत छोटा होना चाहिए ताकि it could be lifted by the air, वो वजन में हल्का हो, वेट में कम हो, मास में कम हो, ताकि it could float in the atmosphere. So this is how we define the particulate matter. Alright, so these are the three things which are put under the domain of composition of the atmosphere. Now coming to the second part of the atmosphere, that is the structure of the atmosphere. देखो, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर को भी अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक तो बोला जाता है कि अगर आप एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर हैं उनको केमिकल वाइज तोड़ दो तो उसको बोला जाएगा केमिकल कॉम्पोजिशन। दूसरा तरीका है आप इन लेयर्स को उनके टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर अगर डिवाइड कर दो, जो जनरली आपने बचपन से आज तक पढ़ा है कि स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, ये जो 4 लेयर आपने पढ़ी है एटमॉस्फेयर की, वो सब है ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजिंग टेम्परेचर इन दीज लेयर्स। तो जो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजिंग ट्रेंड्स हैं उनके आधार पे 5 लेयर्स हैं जिनको हम आज डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा, जनरली आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा कि केमिकल कॉम्पोजिशन भी होती है एटमॉस्फेयर की। केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पे एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर को बांटा जाता है। जो मैंने आपको शब्द इस्तेमाल किया था देखो, मैंने बोला था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस का एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है कि 78% of the atmosphere is having nitrogen, 21% of is having oxygen and 1% the other gases. तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये कॉम्पोजिशन फिक्स रहता है। कब तक? 80 किलोमीटर की हाइट तक। अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर दिस गैसेस कॉम्पोजिशन इज गोइंग टू रिमेन फिक्स। इसलिए इस लेयर में जहां होमोजेनिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन है इस लेयर को बोला जाता है होमोस्फेयर। कि अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर we will able to find 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases। ये जो फिक्स कॉम्पोजिशन है ये 80 किलोमीटर हाइट तक रहेगा। इसीलिए ये लेयर देखने में इसमें होमोजेनिटी है, इसलिए इसको होमोस्फेयर बोला जाता है, एक जैसी है। ठीक है, इसके बाद अगर 80 किलोमीटर को एक बार आप क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे according to their atomic weight gases has been aligned themselves। जैसे जो सबसे भारी गैस है वो सबसे नीचे होगी। जैसे कभी भी आप करो कि पानी के अंदर आप डस्ट डाल दो, ठीक है, थोड़ी देर में जब वो डस्ट सेटल डाउन होगी तो वो जो सेटल डाउन हुई या पानी के अंदर जो लेयरिंग हो जाती है मिट्टी की वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट या ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। तो जो सबसे भारी आइटम है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और उसके ऊपर की सतह पे लाइट वेटेड चीजें होंगी। ऑलराइट, तो इसी प्रकार से जब
80 किलोमीटर के दायरे को आप क्रॉस करोगे एटमॉस्फेयर के ऊपर, तो आप देखोगे कि जो लेयर्स है अपने एटॉमिक वेट के अनुसार अलाइंड कर गई है, इसलिए इसको बोला जाता है हेट्रोस्फेयर, की बदलती रहती हैं गैसेस यहां पे। तो ये उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर के बाद आपको चीजें कम इंपैक्ट करती हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी सबसे नीचे वाली लेयर में इट इज नाइट्रोजन एटॉमिक वेट में अलाइंड है, फिर ऑक्सीजन एज एन एटॉमिक फॉर्म में उपलब्ध है, एटॉमिक ऑक्सीजन इज देयर, देन वी कुड सी हीलियम, देन हाइड्रोजन, because hydrogen is lightest among all these four, nitrogen with its molecule, nitrogen is in the form of molecule, तो ये इन सब में सबसे भारी है, which is nearly 14 in its atomic weight। नेसेंट ऑक्सीजन जो एटॉमिक ऑक्सीजन की तरह उपलब्ध है, ये 8 इसका वजन है, हीलियम 2, हाइड्रोजन 1, तो ये इनका अलग अलग वजन के अकॉर्डिंग ये अलाइन है हेट्रोस्फेयर में, ठीक है। तो 80 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की लेयर, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की लेयर, फिर हीलियम की लेयर, देन हाइड्रोजन की लेयर, इस तरीके से ये अलाइन है। तो इस तरीके से अगर हम एटमॉस्फेयर को अप्रोच करें पढ़ते हुए, तो हम बोलेंगे दिस इज द केमिकल। आप देखो एटमॉस्फेयर को केमिकल वाइज हमने गैसेस वाइज ब्रेक डाउन कर दिया है। दूसरा तरीका है जो आमतौर पे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, दैट इज द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑल दीज 5 लेयर्स। इनमें हम देखेंगे क्यों टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पे इनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। लेयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये ट्रिविया कॉन्सेप्ट है, यू कैन रीड इट फ्रॉम योर एनी रेफरेंस बुक, फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम एनीवेयर। इनके अंदर कुछ एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है विच आई विल बी पिकिंग अप। ये 5 लेयर्स हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 5 लेयर्स में डिवीजन है। दी फर्स्ट वन इज जो सबसे बॉटम लेयर है, जो बिल्कुल आपकी सतह के पास है, लिथोस्फेयर के पास है, जो आप जिसको फील करते हैं, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। तो ये अलग अलग लेयर्स में टेम्परेचर के कुछ एक चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, उनके आधार पर ये लेयर्स को बांटा गया है, ठीक है। हमने ट्रोपोस्फेयर के केस में पर्टिकुलरली 2 फिगर्स लिखे हैं, 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर, इट विल वेरी। इन दिस सब्सिक्वेंट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि ये अलग अलग पूरी रेंज क्यों लिखी है, कि कहीं पर 8 किलोमीटर है तो कहीं पे वहां की डबल है 16 किलोमीटर, तो व्हाई दिस रेंज इज देयर इन द ट्रोपोस्फेयर। तो इन द लेटर लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। अब हमने देखना है कि ट्रोपोस्फेयर में एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। एक मैं टेम्परेचर के कुछ पैटर्न्स बना रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटीज में भी गिवन है। इन पैटर्न्स को बना लो, फिर मैं इन पैटर्न्स के पीछे की कहानी आपको समझाऊंगा। In troposphere, with the increase in height, temperature will keep on decreasing. With the increase in height, temperature is decreasing. This phenomena is known as, I am just writing it down here, NLR, that is normal lapse rate.
नॉर्मल लैप्स रेट, लैप्स का मतलब होता है घटना या बढ़ना। तो जनरली ऊपर की तरफ जाते हुए ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है, इस घटने की एक दर है, किस तेजी से ये टेम्परेचर घटता है, दैट रेट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, कि 1000 मीटर ऊंचाई के बाद 6.5 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। तो इसको बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। इसके कॉन्सेप्ट में भी हम आएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो प्रायर टू दैट हम पहले इस पैटर्न को बना लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बट इन द स्ट्रेटोस्फेयर रिवर्स इज देयर, with the increase in height you could see temperature is increasing, कि ऊंचाई बढ़ने के बाद if temperature over the earth surface generally is, let's suppose it is 16 degree Celsius, but at the height of troposphere where there is a layer known as tropopause, pause means रुक जाना, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर अब रुक गई है, ट्रोपोपॉज इज देयर। ये जनरली जो टेम्परेचर रीच हो जाता है, दिस इज नियरली -80 डिग्री सेल्सियस, नियरली। अब ये दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और तब तक बढ़ता है जब तक तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस ना पहुंच जाए। तो मींस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद हाइट। इस फिनोमिना को बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, की ऊंचाई के साथ टेम्परेचर का बढ़ना। नॉर्मल लैप्स रेट मींस, you can just write it down, normal lapse rate means decrease in temperature with increase in height. Temperature inversion is reverse of normal lapse, कि it is the increase of temperature with increase in height, means temperature increases when height increases, here temperature decreases when height increases। तो अब देखो चेंजिंग ट्रेंड, इसलिए ये अलग अलग लेयर्स मानी जाएंगी कि ट्रेंड ही बदल गया। इन दी स्ट्रेटोस्फेयर वी आर हैविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 which are known as ओजोन, और कई बार पूछा गया है इट इज ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फेयर, जहां ओजोन की मात्रा अधिक है। तो विच इज द लेयर विच इज हैविंग द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, इट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की मात्रा अधिक है और उसे, तो ओजोनोस्फेयर इज देयर विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। देयर आर फ्यू मोर फैक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस लेयर। वन ऑफ देम इज कि दिस लेयर इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स या जेट्स। कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है, आपको प्लेन चलाना है, तो दिस इज द लेयर बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ वाटर वेपर, it is devoid of water vapor. Just write down these concept. ज्योग्राफी में लय है, कड़ियां जुड़ने लगेंगी जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, आप देखोगे सारे कॉन्सेप्ट जुड़ जाएंगे और एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप पहली क्लास में ऐसा मत सोचो कि आज आपने ज्योग्राफी पढ़ी और आज आपके सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जीवन के सारे ज्ञान चक्षु खुल गए या डाउट्स क्लियर हो गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमने धैर्य रखना है, ठीक है। आई एम हियर फॉर यू। हमने हर क्लास कवर करनी है और जब आप देखोगे 5-6 ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी की क्लासेस होंगी और बाय द टाइम वी आर गोइंग टू वाइंड अप क्लाइमेटोलॉजी, आपके इतने क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि आपको चीजें बहुत साफ दिखेंगी। जो धुंधलापन है कॉन्सेप्ट के ऊपर से, जो मिट्टी है वो उड़ चुकी होगी और अब बहुत क्लैरिटी से आप चीजों को देखोगे। कभी भी एग्जाम में, चाहे मेंस हो, कहीं का प्रीलिम्स हो, चाहे ऑप्शनल का पेपर हो, आपके सवाल फिर ज्योग्राफी के गलत नहीं होंगे, ठीक है। बट यू नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट। चलो तो हम देखते हैं दिस लेयर, सब कुछ बताऊंगा क्यों डिवॉइड ऑफ वाटर वेपर है, क्यों यहां पे जब वाटर वेपर नहीं है तो क्यों प्लेन चलाना सरल है, ठीक है। तो दिस लेयर इज डिवॉइड ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर डिवॉइड है से डिवाइड है तो इट इज वेदरलेस लेयर, क्योंकि वाटर इज कंसिडर्ड टू बी मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द चेंज इन वेदर। तो दिस लेयर इज डिवॉइड ऑफ वेदर और क्लाउड ऑल्सो। यहां पे जनरली क्लाउड्स नहीं होते, जनरली बाद में बताऊंगा किस प्रकार का एक क्लाउड यहां पे पाया जाता है, लेकिन जनरली आप ये मान के चलो आज यहां पे कोई क्लाउड नहीं है।
क्लाउड नहीं है तो वेदर नहीं है, वेदर नहीं है तो डिस्टर्बेंस नहीं है, प्लेन बड़े प्यार से बड़े आराम से यहां पे फ्लाई कर सकता है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर दूसरी तरफ, दिस लेयर इज फुल ऑफ वेदर फिनोमिना। इसीलिए इसको, यहां सारे वेदर्स होंगे, क्लाउड्स होंगे, सब कुछ होगा, थंडरस्टॉर्म, क्लाउड्स, क्लाउड बर्स्ट, रेनफॉल, एवरीथिंग विल बी देयर इन द ट्रोपोस्फेयर सिंस वाटर वेपर इज देयर which is absent in the stratosphere. All right, now moving ahead to the third layer, mesosphere. यहां पे नॉर्मल ट्रेंड वापस आ जाएगा, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी घटने लगेगा। तो अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन विल बी रिकॉर्डेड, -100°C तक टेम्परेचर चला जाता है, सॉरी नॉट टेम्परेचर इन्वर्जन, नॉर्मल लैब स्टेट विल बी रजिस्टर्ड। तो फिर से ट्रोपोस्फेयर वाला फिनोमिना आ जाता है। अब मेसोस्फेयर वो लेयर है जहां पे अगर आपके अर्थ के ऊपर, लेट्स सपोज हम कहते हैं इतने सारे फॉलिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो धरती पे गिरते रहते हैं, मिटेरॉइड्स हैं, मिटियोर्स हैं, ये सब कुछ गिरेंगे धरती पे। जब ये गिरेंगे तो आप देखते हो ये जलने लग जाते हैं एटमॉस्फेयर से, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विच इज ऑफर्ड बाय द एटमॉस्फेयर। तो उन फ्रिक्शन के कारण जब ये ऑब्जेक्ट जलने लगेंगे तो मिटियोर्स, मिटेरोइड से वर्ड आया है मेसोस्फेयर। तो दिस इज द फर्स्ट लेयर फ्रॉम वेयर यू कुड ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स हैव स्टार्टेड बर्निंग। तो यहां पे बर्निंग ऑफ मिटियोर्स स्टार्ट होता है, वहीं से ये शब्द आया, मिटियोर्स और मिटेरोइड्स दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये आप अपनी एनसीईआरटी में सरलता से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आई विल बी फ्लोटिंग नोट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बर्निंग ऑफ मिटियोर्स। इसके बाद अब आप लेयर में जाते हुए एक लेयर और बढ़ जाते हो तो यू कुड ऑब्जर्व टेम्परेचर और घट रहा है ऊंचाई के साथ, है ना। और यहां पे आप देखोगे कि आयंस की फॉर्मेट में आयोनोस्फेयर इज देयर, थर्मोस्फेयर जैसे स्ट्रेटोस्फेयर का एक अभिन्न पार्ट था ओजोनोस्फेयर, ऐसे ही थर्मोस्फेयर का एक अभिन्न पार्ट है आयनोस्फेयर, आयंस की। लेट सपोज कोई भी एलिमेंट या गैस प्योर फॉर्म में यहां पे नहीं है, वो आयंस फॉर्म है, कैटायंस और एनायंस की फॉर्मेट में यहां उपलब्ध है। तो आयंस की फॉर्मेट में तो आयनोस्फेयर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो आपका जितना भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो सारा इस लेयर से ड्रिवन है। दिस लेयर इज द लेयर जहां पे आपके सैटेलाइट्स, जो आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो इस लेयर के अंदर ही उड़ते हैं, ठीक है, वो इस लेयर के अंदर ही आपके ऑर्बिट करते हैं। तो दिस इज द साइट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑल्सो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दिस इज द लेयर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। और ऊंचाई पे चले जाओगे, अब आपके ऊपर से एटमॉस्फेयर, आपने देखा कि एज वी आर गोइंग अप इन द एटमॉस्फेयर, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर रेयरिफाइड होता जा रहा है, घटता जा रहा है एटमॉस्फेयर। उसके भी कारण मैं बताऊंगा, इसके जस्ट बाद हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे एटमॉस्फेयर की शक्ल, रूपरेखा, उसकी डेंसिटी घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है विद द हाइट, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं एटमॉस्फेयर कम होता जा रहा है, तो आप सूर्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। जब आप सूर्य के नजदीक पहुंच रहे हैं तो आप देखोगे आपको डायरेक्ट सोलर रेडिएशन फेस हो रही है, इंटेंस सोलर रेडिएशन विल बी फेल्ट, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज फिनोमिनली as you go up after the 400 kilometer height. All right. अब हम ये देखते हैं कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता था, द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट, टेम्परेचर इन्वर्जन। ऑलराइट, इससे पहले आप एटमॉस्फेयर को समझिए कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हर कॉन्सेप्ट की मैं आपको रेलिवेंस भी समझाऊंगा कि फायदा क्या है, कि व्हाई एटमॉस्फेयर इज नेसेसरी फॉर अर्थ। ठीक है, तो आप देखिए, इफ दिस इज द अर्थ सरफेस, इसके आसपास कुछ गैसेस है, ठीक है, इसके आसपास गैसेस हैं,
ये गैसेस अर्थ के साथ क्यों जुड़ी हुई हैं, क्यों अर्थ के साथ मून ऑर्बिट कर रहा है, क्यों अर्थ सन के ऑर्बिट कर रही है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। हर हैवी ऑब्जेक्ट का एक ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल पुल है। उस ग्रेविटी के कारण आप और मैं इस अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। उस ग्रेविटी के कारण ये एटमॉस्फेयर भी अर्थ से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने पढ़ा है बचपन में कि विद द इंक्रीज इन हाइट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल डिक्रीज। जब ये पकड़ कमजोर पड़ेगी तो एटमॉस्फेयर भी घटता जाएगा। तो एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर इट्स डेंसिटी विल डिक्रीज। सिंपल कॉन्सेप्ट, आप इसको प्लीज राइट डाउन करिए। अच्छा, ज्योग्राफी ये मत सोचिए कि आप लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठ गए और अब मैं जो है हिस्ट्री और पॉलिटी की तरह एक कहानी आपको सुनाऊंगा, तो सत्संग नहीं है, ठीक है। दिस थिंग यू नीड टू रियलाइज कि आपने नोट्स बनाने हैं, ये मजे के लिए लेक्चर नहीं देखने। ऑलराइट, तो हमने बोला है डेंसिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट, प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का वजन है, अब देखो इस पूरे एटमॉस्फेयर का फोर्स अर्थ के ऊपर लग रहा है। और ये प्रेशर क्यों लग रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का एक वेट, या आई वुड से यहां पे हम वाइस वर्सा वर्ड यूज करेंगे, मास है। गैसेस का कुछ वजन है, वो वजन आप फील कर सकते हो अपने ऊपर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे तो जो वजन यहां पे फील होगा वो कम होगा, क्योंकि वो इसके ऊपर वाली गैसेस का वजन है। तो वहां तो गैसेस कम है, यहां पे गैसेस कम है, तो उसका वेट कम होगा। तो यहां पे जो P2 है वो डिफरेंट होगा देन P1। तो P1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P2। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ऐसा मत सोचो मैथ्स शुरू हो गई है। सिंपल कॉन्सेप्ट कि जमीन पे जो वजन फील करोगे आप एटमॉस्फेयर का, वो अलग होगा। इस छत पे वजन अलग होगा, क्योंकि छत के ऊपर एटमॉस्फेयर कम है। इन दोनों के बीच में एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण गैसेस सरफेस के साथ ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो जो P1 है, यहां पे जो प्रेशर फील कर रहे हैं अब, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो छत में फील करेंगे, ठीक है। तो P1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P2। तो एक तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। दूसरा कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो डेंसिटी भी है वो यहां पे अधिक है, यहां पे कम होती जाएगी। मींस कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसेस डेंसली पैक्ड है। एक शब्द हमने सुना है जिसका नाम है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेप्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, गैसेस को आज समझ लेते हैं। जैसे एक ग्रीन हाउस गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। ये वो गैसेस हैं जो गर्मी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है, सिंपल। ये गर्मी को पकड़ के रखती है। तो ये गैसेस की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा गर्मी फील करोगे। इसलिए अगर यहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पे ग्रीन हाउस गैसेस भी ज्यादा हैं। यहां पे ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हैं तो यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। ग्रीन हाउस गैसेस यहां पे कम है तो यहां पे टेम्परेचर कम होगा। इसलिए T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि GH1 इज ग्रेटर देन ग्रीन हाउस गैसेस G2। इस इक्वेशन को लिख लो, एक सेकंड बाद पढ़ो और हमेशा के लिए फंडा क्लियर हो गया कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी घटेगी तो उसके अंदर गैसेस भी घटेंगी। उसके अंदर गैसेस घटेंगी तो एनर्जी, हीट को ट्रैप करने की क्षमता भी घटेगी। ग्रीन हाउस गैसेस घट गई हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्योंकि घट गई हैं तो आपका टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था, बोला जाता है नॉर्मल लैप्स। जनरली इससे टेम्परेचर घटता है। तो हम ऊंचाई में जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे। डन हियर, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। लेट्स टेक अ केस स्टडी। दिस इज Chandigarh, nearly 300 meter in altitude. Nearly, not exactly, nearly. Let's take the final case.
दिस इज शिमला 2200 मीटर, दिस इज चंडीगढ़ 300 मीटर। अच्छा, एक मजे की बात सुनो, जो ये टेम्परेचर अखबार में आ रहा है, टेम्परेचर आजकल सर्दियां हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, दिस इज नथिंग बट दी राइट वोकैबुलरी विल बी एयर टेम्परेचर। तो एयर टेम्परेचर है ये। तो हम कहेंगे जी शिमला का टेम्परेचर, चंडीगढ़ का टेम्परेचर, इट इज द एयर टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर ऑफ द रोड्स और द सरफेस। हवा का जो तापमान है, हवा का तापमान कहां से आएगा? हवा में जो गैसेस हैं वो जब गर्म हो जाएंगी और वो थर्मामीटर से जाके टकराएंगी तो वहां से हवा का तापमान पता चलेगा। तापमान कैसे नापा जाता है? हमने बोला कि जी वेदर स्टेशन है हर शहर के अंदर। वेदर स्टेशन में कुछ नहीं होता, एक थर्मामीटर है, ये लटका दिया जाता है ऐसे उल्टा, और ये शेड होता है इसके ऊपर, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती। शेड में इस उल्टे लटके हुए थर्मामीटर की जो रीडिंग आएगी वो उधर की एयर का टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर को नापा जाता है। तो जब हम इस टेम्परेचर को देखेंगे तो इस टेम्परेचर की वजह से चंडीगढ़ का, लेट सपोज चंडीगढ़ और शिमला में तकरीबन हाइट का फर्क हो गया तकरीबन 2000 मीटर। मींस अगर नॉर्मल लैप्स रेट के कॉन्सेप्ट से जाएं तो 6.5 डिग्री इंटू 2 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस दोनों शहरों के बीच में होना चाहिए, और इतना ही होता है। ठीक है, आप कभी शिमला चले जाओ, ठीक है, गर्मियों में चले जाओ, जब चंडीगढ़ के अंदर टेम्परेचर हो रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, शिमला में उस दिन गर्मियों में भी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तकरीबन इतना ही डिफरेंस आएगा। तो दिस इज द नॉर्मल एयर स्टेट। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, लद्दाख हायर देन शिमला 6000 मीटर, वहां टेम्परेचर और घट जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन घट रहा है। यहां पे जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो अधिक है, शिमला में ये डेंसिटी घट गई है। तो यहां पे ग्रीन हाउस गैसेस भी घट गई है, क्योंकि मैंने बताया वाटर वेपर भी घट जाता है ऊंचाई के साथ, कॉम्पोजिशन डेंसिटी भी घट जाती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस कम है, यहां ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा है। लद्दाख चले जाओगे, ये रही एक एयर का मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ग्रीन हाउस गैसेस ऑल टाइम लो है, बिल्कुल मिनिमम। तो ग्रीन हाउस गैसेस में इतना डिफरेंस है। तो क्योंकि डेंसिटी में डिफरेंस है तो इन सबके टेम्परेचर में भी डिफरेंस होगा। लद्दाख में आपको इतनी ठंड मिलेगी, लाहौल स्पीति में जाओगे इतनी ठंड मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ठंडा हो चुका है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं उनकी गर्मी को पकड़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वहां पे वो गैसेस ही नहीं है जो उस गर्मी को हीट होल्ड कर पाए। ठीक है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर की। एक और चीज मजे की बात देखो, आप कभी शिमला जाओ, किसी भी हिल स्टेशन जाओ, यू विल फील टैनिंग, इंटेंस टैनिंग इन हिल स्टेशन। बर्निंग सेंसेशन इज देयर स्किन पे। आप धूप में निकलो, ठंड लगेगी आपको, हवा बिल्कुल ठंडी होगी, एयर टेम्परेचर इज लेस, दिस इज द एयर टेम्परेचर। एयर ठंडी होगी लेकिन बहुत गर्मी, आपको जो है बदन जलने लगेगा, स्किन विल स्टार्ट बर्निंग, इरिटेशन फील होगी। लद्दाख में जाओ, यू विल फील सनबर्न, आपकी स्किन जल जाएगी लद्दाख में अगर धूप में निकल गए। सनबर्न इतनी इंटेंस, क्योंकि आप सूरज के करीब पहुंच गए, 6000 मीटर हाइट पे हो, एटमॉस्फेयर आपको बचा नहीं पा रहा है ही नहीं क्योंकि, और आपकी स्किन जल जाएगी। और हवा इतनी ठंडी है, अगर शेड में चले गए गलती से, यू विल फील स्नो वाइट, या इसको बोला जाता है फ्रॉस्ट बाइट। आपका खून जम जाएगा, खून जम जाएगा वेन्स के अंदर अगर शेड में चले गए। धूप में चले गए तो सनबर्न, बिल्कुल एक्सट्रीम फील करोगे वहां पे, क्योंकि देयर इज नो टेम्परेचर, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव कॉइन्ड द वर्ड एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। अब देखो कितना खूबसूरत शब्द है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का क्या मतलब है? अब ब्लैंकेट क्या करता है? आपको बाहर से ठंडी हवाओं से बचाता है। बिल्कुल, आप ठंडी हवाओं से बचाएगा ब्लैंकेट। ऐसे ही एटमॉस्फेयर आपको बाहर से आने वाली इंटेंस सोलर रेडिएशन से बचा रहा था, जो यहां पे फील हो रही है।
स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाओ, जल जाओगे आप, क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तो आपको कोई नहीं बचाएगा। दूसरा, ब्लैंकेट आपकी बॉडी हीट को बाहर भी नहीं जाने देता, आप ब्लैंकेट कवर करके बैठ जाओ, आपकी हीट को वहीं पे रोक लेगा। तो दिस इज व्हाट एटमॉस्फेयर डू टू अर्थ। ये अर्थ की हीट को ट्रैप करेगा, अर्थ की हीट को ट्रैप करेगा, नॉट अलाउ इंटेंस सोलर रेडिएशन। तो दोनों चीजों से बचा लिया, बाहर से आने वाली इंटेंस सोलर रेडिएशन से बचा लिया और आपकी हीट को जाने नहीं दिया। तो इट विल मेंटेन अ मॉडरेट टेम्परेचर ऑन अर्थ, इट विल मेंटेन रेगुलेट द टेम्परेचर ऑन अर्थ, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन करती है, रेगुलेट टेम्परेचर। तो इसलिए जरूरी है एटमॉस्फेयर। हर लेयर की अपनी सिग्निफिकेंस है, आई विल टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ये हर लेयर की अपनी सिग्निफिकेंस है। तो इन टोटलिटी एटमॉस्फेयर की ये सिग्निफिकेंस है, ये आपको बाहर से आने वाली सोलर रेडिएशन से बचाएगा और नीचे से अर्थ से जो लूज हो सकती थी गर्मी उससे भी बचाएगा, ताकि एक कंड्यूसिव टेम्परेचर हो तो वहां पे सर्वाइवल हो पाए ऑर्गेनिजम्स का। ऑलराइट, तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज द फिनोमिना ऑफ नॉर्मल लैब स्टेट। ऊंचाई के साथ साथ कैसे, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू विल गो टू द हिल स्टेशन विद योर पेरेंट्स, आप उनको बताओ जरा कैसे वहां पे जो है सर्दी फील हो रही है, जस्ट लेट देम नो हिल स्टेशन में ये फिनोमिना, दे विल बी एस्टोनिश्ड बाय योर नॉलेज। और वो कहेंगे आज जो है हमारा लड़का और लड़की ये जो है अचानक से बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द केस। तो आप बताओ ने नॉर्मल लैब स्टेट का कॉन्सेप्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के घटने का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो दीज आर दी वेरियस कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द एटमॉस्फेयर। इन द नेक्स्ट क्लास जस्ट राइट डाउन द टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग हीट बजट एंड वेरियस ज्योग्राफिकल टर्म्स। वेरियस ज्योग्राफिकल टर्म्स जो जनरली हम यूज करते हैं। आफ्टर द हीट बजट क्लास वी विल बी स्टडिंग दी प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सर्कुलेशन सिस्टम इन द थर्ड लेक्चर। तो छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे। टुडे वाज द वेरी लॉन्ग लेक्चर, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, फिर हमने एटमॉस्फेयर को डील किया। तो फ्रॉम दी टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी सेइंग कि जो है 20 से 30 मिनट का ही लेक्चर ड्यूरेशन हो, जिसमें मजेदार हम कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे और उन कॉन्सेप्ट को होलिस्टिकली कवर करेंगे। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।